सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं नीतू शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये हमारा पार्ट 2 ऑटोमेशन एंड हेमेटोलॉजी है, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ेंगे। जी हाँ, बेसिक प्रिंसिपल किस चीज़ के? ऑटोमेशन एंड हेमेटोलॉजी। अगर अपन समरी की बात करें तो ऑटोमेशन एंड हेमेटोलॉजी क्या था? हेमेटोलॉजी में जो टेस्ट होते हैं, जो सीबीसी के पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम ऑटोमेटिकली कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये मशीन के लिए है बेसिकली, कि जो अपनी मशीन है कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही है, किस तरीके से रिजल्ट आउट हो रहे हैं। आज इन बेसिक प्रिंसिपल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक प्रिंसिपल आपको याद है ना? जी हाँ। पहला तो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस था, उसके बाद लाइट स्कैटर था, फ्लोरोसेंस, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोकेमिस्ट्री। ये सारे हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। इनकी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों, आ जाइए। जी हाँ, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस प्रिंसिपल, यानी कि विद्युत अवरोध सिद्धांत। दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये वाले नोट्स कहीं मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले तो आप यहाँ से ये वाले बेसिक प्रिंसिपल अगर आप पढ़ के जाएंगे, डेफिनेटली आपके सारे जो डाउट्स हैं वो इससे क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। जब कोई रक्त कोशिका, जैसे कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, जी हाँ, जब कोई रक्त कोशिका एक छोटे छिद्र में से गुजरती है जो कि विद्युत चालक द्रव यानी कि कंडक्टिव फील्ड में डूबा होता है, तो कुछ समय के लिए विद्युत अवरोध बढ़ा देती है। यानी कि सबसे पहले तो क्या बता रहे हैं कि प्लेटलेट्स, सेल्स, WBC हुई, RBC हुई या प्लेटलेट्स हुई, जब किसी छिद्र में से गुजरेंगी, कौन से छिद्र में से? वो छिद्र जो कि विद्युत चालक द्रव यानी कंडक्टिव फील्ड में डूबा है। तो जैसे ही उस छिद्र में से गुजरेंगी तो वहां पर एक इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस, यहाँ ये देख इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस सिस्टम, ये तो विद्युत अवरोध, इसका मतलब क्या? विद्युत अवरोध सिद्धांत। तो वहां कुछ समय के लिए विद्युत अवरोध हो जाएगा, यानी एक लाइन बनेगी इस टाइप की। जैसे ही निकली लाइन पास, जैसे ही निकली लाइन पास, फिर कोई सेल्स निकली तो लाइन पास। जब हर कोशिका के गुजरने से सेल्स में पल्स, देखिए सिग्नल बनता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या गिनी जाती है। जैसे कोई सेल निकलेगी फिर ये सिग्नल बनेगा, फिर कोई सेल निकली तो सिग्नल बनेगा। तो इससे क्या होगा? जितने भी सिग्नल्स बनेंगे ना, तो उन सेल्स की गिनती हो जाएगी। उन पल्स एम्पलीट्यूड्स कोशिका के आयतन के अनुसार होता है। किसका? उन पल्स का आकार, उन सिग्नल्स का जो आकार है वो सेल्स की आकार, आयतन उसके बराबर होता है। सेल्स कितनी बड़ी है, कितनी छोटी। अगर छोटी सेल है, फटाफट से निकल गई, आपका जो विद्युत अवरोध का जो सिग्नल बनेगा और छोटा सा बनेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि उन एम्पलीट्यूड्स का कोशिका के आयतन के अनुसार होता है, यानी कि उन पल्स का जो आकार है, सिग्नल्स का जो आकार है, वो कोशिका के आयतन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे कोशिका का आकार, जैसे आरबीसी का एमसीवी पता चलता है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की गिनती, उनका आकार, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मापने में इस सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जा रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की गिनती और उनका आकार यानी कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मापने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं। सेल्स गुजरी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बदला, सिग्नल बदला और काउंट और साइज दोनों माप लिए गए। इसे एक पिक्चर से समझ लेते हैं कि किस तरीके से निकलता है। देखिए, ये एक कंडक्टिव फील्ड है पूरा। ये छिद्र जो है पूरा कंडक्टिव फील्ड में, मान लीजिए ये छिद्र है, दिस वन, ये जो छिद्र है मान लीजिए। अब यहां से एक सेल पास हुई यहां पर। जैसे ही सेल पास होगी, जैसे ही सेल पास होगी यहां से छिद्र में से, तो इस वाले में यहां पर एक सिग्नल में, इस वाले पॉइंट पे जो रेड कलर का पॉइंट है, ये देखिए जो ब्लू कलर का मैंने बताया, ये जो ब्लू कलर का सर्कल है, यहां पर विद्युत अवरोध उत्पन्न होगा। किस तरीके से? जैसे ही सेल निकली तो यहां पर इस तरीके से सिग्नल्स बनते जाएंगे। ठीक है, ये जिस तरीके से जैसे ही सिग्नल्स बनेंगे तो उनका कोशिका का आकार और आयतन और सेल्स कितनी निकली ये सब नोट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस प्रिंसिपल यही कहता है। आप ये जो डायग्राम है इसको भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आप इसको भी बना करके इसको डिस्क्राइब करेंगे तो यू गॉट फुल मार्क्स फ्रॉम योर टीचर। ठीक है, दिस वन पिक्चर इज फॉर इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस प्रिंसिपल। द सेकेंड वन इज ऑप्टिकल लाइट स्कैटर्स प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रकाश का बिखराव सिद्धांत। जी हाँ, एक लेजर किरण रक्त कोशिका की धाराओं पर डाली जाती है। ठीक है भाई, कोशिकाएं जब लेजर से गुजरती है तो वे अपने आकार,
जटिलता और ग्रैन्यूल्स के आधार पर प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देती है। समझ में आ रहा है? अब कोशिकाएं कहाँ है भाई, अब लेजर से गुजर रही है। जैसे ही लेजर से गुजरेगी, जैसे ये सेल्स है, यहाँ पे लेजर है, लेजर से गुजरेंगे तो लाइट स्कैटर होगी अब, ठीक है। ये अपने आकार, जटिलता और ग्रैन्यूल्स के आधार पर प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में बिखेरती है। किन किन आधार पर? आकार जटिलता और ग्रैन्यूल्स के आधार पर ये लाइट को स्कैटर करेंगे। विभिन्न कोणों पर लगे डिटेक्टर इन बिखरे हुए प्रकाश को पकड़ लेते हैं। मशीन में डिटेक्टर्स लगे होते हैं दोस्तों, जो कि इन प्रकाश में जब स्कैटर्स होती है, लाइट स्कैटर्स होती है, तो वो जो डिटेक्टर्स होते हैं इनको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला है फॉरवर्ड स्कैटर, जो 0 से 10 डिग्री पे लगा हुआ है, कोशिका के आकार को दर्शाता है ये, ठीक है। दूसरा है साइड स्कैटर्स 90 डिग्री, यानी कि कोशिका की आंतरिक संरचना व ग्रैन्यूल्स को दर्शाता है। इन संकेतों का विश्लेषण करके मशीन जो है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को अलग अलग पहचान कर लेती। समझ में आ गए? ये जो दो तरह के स्कैटर्स, फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर, से कुछ डिग्रीज पे लगे हुए हैं। जैसे ही लाइट स्कैटर्स होती है वहां पर बिखराव जाता है, तो ये जो डिटेक्टर्स लगे थे फॉरवर्ड और साइड स्कैटर्स जो डिग्रीज पे लगे हुए, ये इनको डिटेक्ट कर लेते हैं और ये इनके आकार को दर्शाते हैं और कुछ ग्रैन्यूल्स को और आंतरिक संरचना को दर्शाते हैं। इन संकेतों के आधार पर किन की गणना हो जाती है? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है देख लीजिए। इसका प्रयोग डीएलसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की गणना और कोशिकाओं की विस्तृत संरचना जानने में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये डीएलसी को जानने के लिए लाइट स्कैटर सिद्धांत यूज में लिया जाता है। सरल शब्दों में अगर एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए लेजर लाइट कोशिका पे पड़ी, जी हाँ, सबसे पहले लेजर लाइट आई, ये लेजर लाइट है, ये सेल्स के ऊपर पड़ी, लाइट स्कैटर हुई, फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड स्कैटर्स एंड साइड स्कैटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, मशीन अलग अलग सेल्स को अब यहाँ पर पहचान कर लेगी। कैसे? डब्ल्यूबीसी को अलग अलग पहचान कर लेगी, क्योंकि ये जो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए, आप इसको इस पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर सेल्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेल्स को अब गुजारना है, ये लाइट यहाँ पर से आई, ठीक है, ये लाइट यहाँ से ऊपर से आ रही है। अब जैसे ही यहाँ पर इससे टकराएगी कोशिका, जब लाइट के प्रभाव में आ रही है तो जैसे ही इससे टकराएगी तो लाइट को स्कैटर कर रही है। देखिए अलग अलग डिग्रीज में स्कैटर कर दिया इसने, ठीक है। जब अलग अलग डिग्रीज में स्कैटर कर दिया तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर्स लगे हुए हैं अलग अलग डिग्रीज के ऊपर, जो इनको संरचना और ग्रैन्यूल्स के आधार पर डिटेक्ट करके इनके नंबर्स बता देंगे, ठीक है। द थर्ड वन इज फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिकाओं या कणों के भौतिक या रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल गुणों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि वो एक तरल धारा में से एक लेजर प्रकाश से होते हुए गुजरते हैं। अब कहां से गुजर रहे हैं दोस्तों? एक वे तरल धारा में लेजर से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। कोशिकाओं को पहले फ्लोरोसेंट रंग या एंटीबॉडी से रंगा जाता है, जो कोशिका की सतह या अंदर के विशेष अणुओं से जुड़ते हैं। समझ में आई दोस्तों आपको? दूसरी लाइन, हर कोशिका जब लेजर से गुजरती है तो वो प्रकाश को बिखेरती है और फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करती है। आपको ये रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी पीडीएफ भी, ठीक है। पढ़ लीजिए। अब हर कोशिका जब लेजर से गुजरेगी तो वो प्रकाश को बिखेरेगी, जब प्रकाश को बिखेरेगी तो फ्लोरोसेंस उत्सर्जित होगा, ठीक है। इसमें भी स्कैटर्स लगे, फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटर। फॉरवर्ड स्कैटर क्या बताएगा? कोशिका के आकार की जानकारी देगा, और साइड स्कैटर कोशिका की आंतरिक संरचना यानी कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस की जानकारी देगा। और फ्लोरोसेंस सिग्नल, मैंने कहा ना फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करेगा। फ्लोरोसेंस सिग्नल्स क्या बताएंगे? कोशिका पर मौजूद विशेष मार्कर एंटीजन की पहचान करेंगे। इस तरह एक सेकंड में हजारों कोशिकाओं का कई पैरामीटर के आधार पर विश्लेषण हो सकता है। जी हाँ, फ्लो साइटोमेट्री में कुछ नहीं करना आपको। फ्लो साइटोमेट्री क्या बताएगी? कोशिका के केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बताएगी। कब? जब वो एक तरल धारा में लेजर से गुजरेंगी। तीन तरह की इसमें निकाय है, फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर और फ्लोरोसेंस सिग्नल्स। फॉरवर्ड क्या बताएगा? साइज। साइड स्कैटर क्या बताएगा? आंतरिक संरचना। फ्लोरोसेंस सिग्नल्स क्या बताएगा? उस पर मौजूद विशेष मार्कर या एंटीजन्स बताएगा, ठीक है। इसका जो प्रयोग है इम्यूनोफिनोटाइपिंग, डब्ल्यूबीसी सबटाइप की पहचान जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा में और सीडी मार्कर की जांच में किया जाता है। एंड द सेकंड वन इज सेल साइकिल और एपोप्टोसिस अध्ययन, यानी कि स्टेम सेल और कैंसर रिसर्च में भी इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। सरल शब्दों में अगर अपन बात करें तो कोशिका लेजर से गुजरती है, लाइट स्कैटर्स प्लस फ्लोरोसेंस निकलता है,
डिटेक्टर सिग्नल्स को पकड़ते हैं। मशीन कोशिका का आकार, संरचना और विशेष मार्कर बता देती है। ये आपको अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना करके भी लिखेंगे तो भी एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे देगा। अगर आप इसकी प्रयोग दिखाएंगे तो भी आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। और अगर आप जिस तरीके से पहले बताया, अगर वो भी आप पूरा लिख करके आते हैं फ्लो साइटोमेट्री का इस तरीके से समझा के, तो भी यू गॉट 100% मार्क्स। फ्लो साइटोमेट्री का देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको एक पिक्चर से दिखाते हैं। जी हाँ, ये देखिए फ्लो साइटोमेट्री। यहाँ पे ब्लड सैंपल है, ये ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया तो ये इस तरीके से हो गया। मोनोन्यूक्लियर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। अब ये सेल्स कहाँ से गुजर रही हैं दोस्तों, देखिए लेजर गुजरेगी। ये एक तरीके से मशीन के अंदर का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये मशीन के अंदर ये अपनी क्यूवेट लगी हुई है। क्यूवेट के अंदर जो सेल्स हैं, इसके ऊपर से एक लेजर गुजरी। जैसे ही लेजर गुजरी तो यहाँ पर भी द्रव में बताया था ना, एक तरल में से लेजर गुजरती है। जब तरल में से लेजर गुजरी तो देखिए यहाँ पर साइड स्कैटर्स डिटेक्टर्स एंड फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर्स, ये ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर का यहाँ पर स्कैटर डिटेक्टर लगे। जैसे ही डिटेक्टर्स लगे, यहाँ पर भी लाइट स्कैटर्स हुई है देखिए। और जैसे ही सेल कलेक्टर टाइप 1 एंड सेल कलेक्टर टाइप 2, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेल निकल कर इसके अंदर गिर गई, ये मशीन ने डिटेक्ट कर लिया कि ये इससे टकराई है तो इनका साइज इधर आ गया। ये कितना साइज था, कितना आयतन था, कितने इनके नंबर्स थे, ये सब सेल्स अंदर ही काउंट हो गई है, ऐसा नहीं कि निकल के बाहर गिर गई है। ठीक है, तो ये फ्लो साइटोमेट्री का जो चार्ट है, इस तरीके से आप बना करके पूरा समझा सकते थे। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लेजर से तरल में से लेजर गुजर रही है और दोनों डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये इनको काउंट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और इनके नंबर्स बता रहे हैं। ठीक है, द सेकेंड इज साइटोकेमिस्ट्री। जी हाँ, साइटोकेमिस्ट्री एक वो टेक्निक है जिसमें कोशिकाओं के रासायनिक संगठन और एंजाइम गतिविधि का अध्ययन विशेष स्टेन से किया जाता है, यानी विशेष रंजक से किया जाता है। अलग अलग स्टेन्स का प्रयोग करके कोशिकाओं की संरचना या एंजाइम्स की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मायलोपर ऑक्सीडेज यानी MPO स्टेन, ये क्या करता है, माइलॉइड कोशिकाओं में पॉजिटिव पाया जाता है। सुडान ब्लैक बी, ये माइलॉइड कोशिकाओं के लिपिड को रंगता है। और PAS यानी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट ग्लाइकोजन को रंगता है, लिम्फोइड कोशिकाओं में ये उपयोगी होता है। ये तीनों जो स्टेन से आपको याद कर लेने हैं, कौन सा स्टेन क्या करता है ये भी आपको याद कर लेना है। नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज, ये मोनोसाइट्स में पॉजिटिव होता है। ये सेल्स का नाम है, किसमें पॉजिटिव है, कौन सा नहीं, कौन सा स्टेन किसको रंगेगा, कौन सी सेल्स को रंगेगा, ये इसमें बताया गया। इसका प्रयोग ल्यूकेमिया के प्रकार माइलॉइड वर्सेस लिम्फोइड की पहचान में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छे से इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस वह गुण है जिसमें कोई पदार्थ छोटी तरंग दैर्ध्य यानी जैसे यूवी प्रकाश को ग्रहण करके लंबी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है। छोटी यूवी को ऑब्जर्व करके लंबी यूवी को ये उत्सर्जित करेगा। हेमाटोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में कोशिकाओं को फ्लोरोसेंट रंग एंटीबॉडी से रंगा जाता है। जब कोशिकाएं लेजर या यूवी प्रकाश से टकराती है तो रंग फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करते हैं, जिसे डिटेक्टर पकड़ लेते हैं। इसमें भी वही कहानी, डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, इसमें भी लेजर पकड़ेगी, यूवी प्रकाश से जब टकराएगी तो रंग यानी फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करेंगे। तो ये जो रंग होते हैं ना, ये फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करते हैं और फिर उन फ्लोरोसेंस को डिटेक्टर्स पकड़ लेते हैं। अलग अलग रंग फ्लोरोसेंट सिग्नल कोशिकाओं पर मौजूद विशेष एंटीजन CD मार्कर्स की पहचान कर लेते हैं। आप समझ गए? नहीं समझे हो तो मैं एक बार फिर से आपको वापस पढ़ के बताती हूँ। फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस वो गुण है जिसमें कि पदार्थ छोटी तरंग दैर्ध्य यानी जैसे छोटी यूवी को प्रकाश को ग्रहण करके लंबी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हेमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में कोशिकाओं को फ्लोरोसेंट रंग एंटीबॉडी से रंगा जाता है। जब कोशिकाएं लेजर या यूवी प्रकाश से टकराती है तो फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करते हैं और डिटेक्टर्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, अलग अलग रंग फ्लोरोसेंट सिग्नल कोशिकाओं और मौजूद विशेष एंटीजन CD मार्कर्स की पहचान करते हैं। इसका प्रयोग फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोफ्लोरोसेंस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेस्ट में किया जाता है। ठीक है, इसकी समरी की अगर मैं बात करूं तो साइटोकेमिस्ट्री में स्पेशल स्टेन्स डिटेक्ट एंजाइम्स एंड केमिकल्स इनसाइड cells and diagnose of leukemia types, and fluorescence special dyes antibodies emit light under UV lasers detection of antigens and सेल मार्कर। यानी साइटोकेमिस्ट्री में किस चीज का डायग्नोस होगा, ल्यूकेमिया टाइप्स की सेल्स का, और फ्लोरोसेंस में डिटेक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड सेल मार्कर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप अच्छे से पढ़ लो,
फिर से एक बार, तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड सा सब्जेक्ट है, ये मेरे को समझ में नहीं आया है बेसिक प्रिंसिपल, पर ऐसा नहीं है। आप एक बार फिर से इनको रीड करेंगे ना, तो छोटी-छोटी चीज़ें जान लीजिए कि लाइट स्कैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस में क्या होता है, फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है और फ्लोरेसेंस में क्या होता है। तो आप इज़िली इनको डिटेक्टिफाई कर पाएँगे कि क्या-क्या है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा भी लिख कर आएँगे तो यू गॉट फुल मार्क्स। एग्ज़ामिनर को पता होना चाहिए कि हाँ, आपको पता है कि क्या लिख रहे हैं आप, क्या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।